नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। जयपुर में एक जगह है बल्लूपुरा। यहाँ की रहने वाली एक महिला जिनका नाम मीना देवी था, वो अपने घर से अचानक एक रोज गायब हो गई। मीना देवी की उम्र तकरीबन 52 साल की थी और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर किया करती थी। ये बात है 11 जून 2026 की, यानी पिछले महीने की। तो 11 तारीख को वो दिन के वक्त अपने घर से गायब हुई थी। जब लोगों ने, परिवार वालों ने ये रियलाइज किया कि मीना देवी कहीं दिख नहीं रही हैं, मिल नहीं रही हैं, तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि कहाँ गई। तो किसी फैमिली मेंबर ने ये बताया कि अपने लिए कुछ दवाई खरीदने की बात कह रही थी, तो शायद दवाई खरीदने के लिए घर से निकली होगी। अब लोगों ने ये मान लिया कि दवाई खरीदने निकली है। लोग दवा के दुकान तक भी गए, लेकिन मीना देवी का वहाँ कुछ पता नहीं चला। आसपास के इलाकों में भी ढूंढते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। और फिर तब घर वालों ने पास के पुलिस स्टेशन, जिसे शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन कहते हैं, वहाँ मीना देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने घर वालों को आश्वासन दिया कि वो मीना देवी की तलाश करेगी और घर वालों से भी कहा कि आप भी ढूंढते रहिए, अगर आपको पता चले तो हमें बताइएगा। और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अपने तौर पर महिला को ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन लगातार गुजरते रहे, लेकिन मीना देवी का कोई पता नहीं चला। मीना देवी के पास एक मोबाइल फोन भी था, लेकिन इत्तेफाक से वो मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो चुका था। ये एक और बड़ी मुसीबत की बात थी, क्योंकि कोई टेक्निकल ट्रेल या सर्विलांस के जरिए मीना देवी की तलाश करना संभव नहीं था। खासकर मोबाइल की लोकेशन का तो पता नहीं चलता। अब पुलिस लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करने में लगी रही। आसपास के लोगों से पूछा और गली मोहल्ले वालों से बातचीत की, घर वालों से बातचीत की, मगर मीना देवी की गुमशुदगी को लेकर कोई कंक्रीट क्लू पुलिस को नहीं मिला। इस बीच तकरीबन 7 दिन बाद इस मामले में एक बहुत ही अफसोसनाक मोड़ आया। हुआ ये कि 18 जून को, जहां पर बल्लूपुरा में मीना देवी का घर है, उससे तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है, जो कुआं अनअटेंडेड रहता है, अनअटेंडेड है और लावारिस, जिसे मतलब जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, एक ऐसा कुआं है। उस कुएं से लोगों को तेज बदबू आ रही थी। तो लोगों ने जिज्ञासावश उस कुएं में झांक कर देखा और लोगों ने ये रियलाइज किया कि कुएं में शायद किसी की लाश है। जब कुआं गहरा होता है तो सूरज की रोशनी नीचे तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचती, अंधेरा होता है। तो ऐसे में अगर नीचे कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी पड़ा हुआ हो, तो बहुत क्लियरली वो विजिबल नहीं होता। तो लोगों को वो लाश जो है वो साफ साफ दिख नहीं रही थी। और ऊपर से अगर लाश पानी में पड़ी हो तो जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि लाश की हालत ख़राब भी हो गई होगी। तो देख कर तो पहचान कर पाना ऊपर से और भी मुश्किल था। ऐसे में लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस को खबर दी और शिवदासपुरा की पुलिस मौके पर पहुंची। उधर जब मीना देवी के घर वालों को पता चला कि कुएं में किसी की लाश मिली है, तो उनका तो कलेजा धक धक करने लगा। वो घबरा गए। उनको लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अपने ही फैमिली मेंबर के साथ कोई मिसहैपनिंग, कोई दुर्घटना ना हो गई हो। तो खैर, लोग बड़े व्याकुल हालत में, उनके परिवार के लोग कुएं के पास पहुंचे और कुएं से खींचकर उस शव को बाहर निकाला गया। शव की हालत बहुत खराब थी, देखकर पहचान कर पाना मुश्किल था। लेकिन जो भी नाते रिश्तेदार थे, अपने लोग थे, उन्होंने ये पहचान लिया और वो लाश मीना देवी की ही निकली। मगर इससे भी ज़्यादा दुखद एक बात ये थी कि मीना देवी एक्सीडेंटली उस कुएं में गिरकर नहीं मरी थी, बल्कि मीना देवी के शरीर पर चोट के निशान थे। पूरे शरीर में जितने भी जेवर थे, वो सारे के सारे जेवर गायब थे। और सबसे दुखद और दर्दनाक बात ये थी कि उनके पांव नीचे से कटे हुए थे। अब आप पूछेंगे या सोचेंगे कि भाई, पांव काटने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कत्ल के ऐसे मामले तो सुने हैं जिसमें कोई किसी की गला काटकर हत्या करता है, लेकिन पांव काटकर कोई कत्ल क्यों करेगा? तो इसका जवाब ये है कि राजस्थान में आपने देखा होगा कि महिलाएं मोटे मोटे कड़े चांदी के पहनती हैं। वहाँ का ये रिवाज है और वहाँ की परंपरा का हिस्सा है। तो मीना देवी के पाँव में भी चांदी के मोटे कड़े थे और जिस तरह से शरीर के दूसरे जेवर गायब थे, उसी तरह से पाँव काटे जाने के बाद वो कड़े भी गायब थे। तो इससे ये बात तकरीबन साफ हो गई कि जिन्होंने भी
मीना देवी की हत्या की, उनका मकसद लूटपाट करना था और वो इतने खतरनाक और जालिम लोग थे कि उन्होंने मीना देवी के दोनों पांव काट दिए ताकि चांदी के कड़े वो निकाल सके और उसे लेकर भाग सके। तो ये कत्ल जो है वो लुटेरों ने किया था। ये बात अब तक की तफ्तीश में लाश को देखकर तकरीबन साफ हो गई। अब पुलिस के लिए चैलेंज था कि मीना देवी जो भरे दिन में यानी ब्रॉड ब्रॉड डे लाइट में वो घर से निकली और उसके बाद लुटेरों का शिकार कैसे बन गई। किसी ने मीना देवी को लुटेरों का शिकार बनते हुए या फिर लूटपाट करने के बाद, कत्ल करने के बाद लुटेरों को भागते हुए भी नहीं देखा था। फिर यह घटना हुई कैसे? पुलिस के लिए अब इस केस को सॉल्व करना एक नई चुनौती थी। अब तक तो पुलिस गुमशुदा मीना देवी को ढूंढ रही थी और अब पुलिस की तफ्तीश जो है वो मीना देवी के कातिल की तलाश में शुरू हुई। पुलिस नए सिरे से कत्ल के मामले की तफ्तीश करने लगी। इसी बीच पुलिस को कुछ खुफिया इनपुट मिले, कुछ जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि मीना देवी की हत्या में बावरिया गैंग के कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। बावरिया गैंग बेसिकली ऐसे तो एक जनजाति से ताल्लुक इनका है, लेकिन बहुत सारे अपराधी या आपराधिक गिरोह के लोग जो उस इलाके में ऑपरेट करते हैं वो बावरिया गैंग के नाम से ऑपरेट करते हैं। और इस गैंग के लोगों का काम, खासकर जो अपराधी हैं, उनका काम लूटपाट करना है और वो बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से किसी की भी जान लेते हैं और लूटपाट करते हैं। तो बावरिया गैंग पर जब शक हुआ तो पुलिस ने इसी गैंग के 5 लोगों को एक एक कर राउंड अप कर लिया, पकड़ लिया। और जब उन्हें पकड़ लिया तो राहत की बात यह रही कि उनके पास से पुलिस को मीना देवी का लूटा गया मोबाइल फोन भी मिल गया। जाहिर है पुलिस ये मानने लगी कि हाँ, इन्हीं 5 लोगों ने हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने जब इन लोगों से पूछताछ शुरू की तो सभी 5 के 5 लोगों ने यह कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही मीना देवी की हत्या की है और हत्या का मकसद लूटपाट ही था। अब एक तरह से देखा जाए तो जयपुर की पुलिस और शिवदासपुरा की पुलिस जो है वो निश्चिंत हो गई। अब अगर कुछ बाकी था तो वो ये था कि इस मामले की तफ्तीश करके एक चार्जशीट तैयार करना। इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर ही लिया गया था, उनको जेल भेज देना। इनके पास से केस प्रॉपर्टी के तौर पर मीना देवी का मोबाइल फ़ोन भी मिल गया था, तो उसे भी अदालत के सुपुर्द करना। तो एक तरह से देखा जाए तो अब ये मामला पुलिस की तफ्तीश में पूरी तरह से सुलझ चुका था। और ख़ास बात ये थी कि जो कातिल थे वो भी अपना जुर्म कबूल कर रहे थे। लेकिन जो उस इलाके के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो डीएसपी हैं, उन्होंने ये तय किया कि एक बार ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इनसे एक बार और पूछताछ की जाए और थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हुए पूछताछ की जाए, सबसे अलग अलग पूछताछ की जाए, जिससे ये पता चले कि इन लोगों ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे दिया। अब जो 5 लोग बावरिया गैंग के पुलिस के हत्थे चढ़े थे, उन 5 से पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग मीना देवी के अपहरण और कत्ल की घटना के बारे में पूछना शुरू किया। 5 से पूछताछ शुरू हुई, आगे बढ़ी पूछताछ, तो पुलिस ये जानकर, ये सुनकर हैरान रह गई कि 5 लोग मीना देवी के कत्ल की अलग अलग कहानी सुना रहे थे। मतलब वो बता रहे थे कि किडनैप फलां जगह से किया, कत्ल ऐसे किया, मैंने नहीं मारा, उसने मारा, कोई कह रहा था मैंने मारा, किसी ने कहा लूटपाट तो मकसद नहीं था, किसी और वजह से किया था, लेकिन लूटपाट भी कर ली। कुल मिलाकर 5 लोगों के पास 5 अलग अलग किस्म की कहानी थी। अगर 5 लोगों ने मिलकर मीना देवी को किडनैप किया होता और हत्या की होती तो 5 अलग अलग किस्म की कहानियों का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 5 लोग झूठ बोल रहे थे? क्या ये 5 लोग जानबूझकर ये कबूल कर रहे थे कि उन्होंने मीना देवी की हत्या कर दी है, जबकि उन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया था? अब पुलिस को लगने लगा कि ये आरोपी ज़रूर झूठ बोल रहे हैं। अब पुलिस ने सभी आरोपियों से फिर से अलग अलग पूछताछ की और ये कहा कि भाई अगर झूठ बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो और सच सच बताओ क्या है मामला। तो फिर 5 ने पुलिस की पूछताछ में यह कबूल किया फिर से कि वो वाकई झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने पूछा भाई ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी, क्यों झूठ बोल रहे थे? तो बोला कि साहब हमें डर लग रहा था कि अगर हम कत्ल की बात नहीं कबूल करेंगे, हत्या की बात नहीं कबूल करेंगे तो आप हमें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। तो हम तो डर के मारे ये बता रहे थे कि हम ही ने मीना देवी का कत्ल किया है, मीना देवी को लूटपाट के लिए किडनैप करके उनको मार डाला है। तो पुलिस ने कहा कि चलो ये मान लिया कि तुम लोगों ने नहीं मारा है और पुलिस के डर से तुम कबूल कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास वो मोबाइल फ़ोन कैसे आया, वो कहाँ से मिला? तो उन्होंने ये बताया कि थोड़ी ही दूर पर एक तिलैया बोलकर एक जगह है, उस तिलैया के पास वो तलाई, माफ़ कीजिएगा,
उस तलाई के पास ये मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था और वहाँ से उन लोगों ने इस मोबाइल फ़ोन को उठा लिया था। अब पुलिस को लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि पुलिस अब तक जिन 5 लोगों को मीना देवी का कातिल मान के चल रही थी, पुलिस ने जब अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो खुद उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो असली कातिल है ही नहीं। इन्होंने तो मीना देवी का कत्ल किया ही नहीं है। मोबाइल फ़ोन भी इत्तेफ़ाक से तलाई के इलाके से कहीं से इन लोगों ने उठा लिया है, बीन लिया है। अब पुलिस इनको तो खैर क्लीन चिट देने वाली थी, छोड़ने वाली थी, बावरिया गैंग से जुड़े इन पांचों को। लेकिन पुलिस के लिए अब नया चैलेंज ये था कि फिर मीना देवी की हत्या किसने की, कातिल कौन है और उसे कैसे पकड़ा जाए। अब पुलिस ने नए सिरे से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और पुलिस फिर से एक बार मीना देवी के घर के आसपास पहुंची, नाते रिश्तेदारों से पूछताछ करने पहुंची। तो फिर जो जानकारी मिली, उस जानकारी से पुलिस को कुछ और नए सस्पेक्टेड लोग मिले। जब मीना देवी 11 जून को गायब हुई थी, तो वो अपने घर से अपने एक भतीजे के साथ निकली थी जिसका नाम सूरज है। सूरज के साथ मीना देवी को जाते हुए मीना देवी की पोती ने देखा था और इसके बाद जब भतीजे के साथ मीना देवी कुछ दूर और आगे बढ़ी तो 3 महिलाओं ने भी मीना देवी को देखा। इन तीनों महिलाओं ने सूरज के साथ मीना देवी को जाते हुए देखा था और जब पुलिस ने फिर से इनसे पूछताछ की तो इन्होंने पूछताछ में बताया कि हाँ, सूरज के साथ तो निकली थी। और पोती ने भी कहा कि हाँ, सूरज अंकल आए थे, उनके साथ मेरी दादी निकली थी। अब सूरज जो है वो शक के घेरे में आ चुका था। सूरज से पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सूरज ने पुलिस को ये बताया था कि हाँ, मैं अपनी ताई को लेकर निकला ज़रूर था। वो मीना देवी का भतीजा था सूरज। बोला कि ताई को लेकर मैं निकला ज़रूर था, लेकिन मैंने ताई को बीच रास्ते में उतार दिया था और मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने चला गया था। तो जब पुलिस को ये बात सूरज ने बताया था पहले, तो पुलिस ने इस फैक्ट को वेरीफाई भी किया था और पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक की दुकान में जाकर पूछताछ की थी। एक दोस्त है सूरज का जिसका नाम है गज्जू बन्ना। उसने बताया था कि मैं गज्जू बन्ना के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो पुलिस ने गज्जू बन्ना को भी पकड़ा और उससे भी पूछताछ की तो उसने भी कहा कि हाँ साहब, सूरज आया था और 11 जून को हम लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, उसके बाद सूरज चला गया। तो एक तरह से सूरज शक के घेरे में आया ज़रूर, क्योंकि सूरज को आखिरी बार उसके ताई के साथ देखा गया, लेकिन सूरज के पास अपने बेगुनाह होने की और ताई के कत्ल में शामिल नहीं होने की स्टोरी थी और वो स्टोरी ये थी कि उसने ताई को बीच रास्ते पे उतार दिया था और अपने दोस्त के साथ कोल्ड ड्रिंक पीकर घर चला गया था। गवाही देने के लिए गज्जू बन्ना और कोल्ड ड्रिंक वाला दुकानदार वो सारे लोग मौजूद थे जो बता रहे थे कि हाँ भाई, कोल्ड ड्रिंक तो खरीदने आया था और ये दोनों यहाँ खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे। तो इस तरह से सूरज को जब पहले पूछताछ हुई थी तो पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बाद लगातार सूरज भी परिवार के दूसरे लोगों के साथ मीना देवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और पुलिस पर दबाव भी बना रहा था। लेकिन अब जब नए सिरे से तफ्तीश चालू हुई तो फिर से सूरज का नाम ही उभर कर सामने आया। अब पुलिस को सूरज पर एक बार फिर से शक होने लगा। पुलिस ने अब तय किया कि जिस तरह से बावरिया गैंग के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी, उसी तरह से अब वो सूरज से भी पूछताछ करेगी। सूरज को थाने लाया गया, पूछताछ शुरू हुई और सूरज लगातार जो है अपनी उसी स्टोरी पर, कोल्ड ड्रिंक वाली स्टोरी पर, कि ताई को लेकर निकला ज़रूर था, बीच रास्ते में उन्हें छोड़ दिया था, कोल्ड ड्रिंक पीने चला गया था, इसके बाद ताई कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, मैं ताई को लेकर कहीं मजदूरी के लिए जा रहा था। वही स्टोरी लगातार सूरज पहले दिन से अभी भी दोहरा रहा था, पकड़े जाने के बाद भी दोहरा रहा था। लेकिन सूरज अब शक के घेरे में था। तो ऐसे में पुलिस ने कहा कि ठीक है, अपना मोबाइल फ़ोन दो। सूरज अब मोबाइल फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं था, थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, जिद पे अड़ा था, लेकिन पुलिस ने सख्ती की और उससे उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया। इसके बाद जब पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की सर्च हिस्ट्री देखी और ख़ासकर साइबर फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स के ज़रिए मोबाइल फ़ोन में क्या क्या सर्च हुआ है हाल के कुछ दिनों में, वो चीज़ देखी, तो एक ऐसी लाइन उस मोबाइल फ़ोन में सूरज ने सर्च की थी जिसे पढ़ने के बाद पुलिस वालों का दिमाग घूम गया। सूरज ने लिखा था कि किसी की हत्या करके अगर लाश कुएं में फेंक दी जाए तो उस लाश को ऊपर आने में, पानी के ऊपर आने में कितना दिन लगता है। ये एक बड़ा ही अजीब, बहुत ही खतरनाक और वियर्ड सर्च था। कोई आदमी, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका जुर्म से कोई रिश्ता नहीं है, वो क्यों इस तरह की सर्च अपने मोबाइल में करेगा। और इत्तेफाक देखिए कि मीना देवी की लाश भी कुएं में ही मिली थी और तकरीबन 7 से 8 दिन बाद उनकी लाश कुएं के सतह पर आई थी, पानी की सतह पर आई थी। तो ये सर्च करना एक बहुत बड़ा क्लू इस मामले में सूरज के खिलाफ साबित हुआ। अब पुलिस ने सूरज पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया और जब शिकंजा कसा
तो न सिर्फ सूरज बल्कि सूरज के साथ साथ मीना देवी की लाश को ठिकाने लगाने के इल्ज़ाम में विनोद बैरवा नाम का उसका साला भी गिरफ्तार हो गया, ब्रदर इन लॉ भी गिरफ्तार हो गया। इसी जीजा साले सूरज और विनोद की जोड़ी ने मिलकर मीना देवी की हत्या की थी। हत्या क्यों की थी? इरादा था लूटपाट करना। सूरज को ये पता था कि उसकी ताई के पास काफ़ी जेवर है, वो काफ़ी जेवर पहनती हैं, पैरों में चांदी के कड़े हैं और नाक में लूंग वगैरह है और तमाम जेवर वो पहनती हैं राजस्थानी पारंपरिक महिलाओं की तरह पारंपरिक अंदाज में। तो वो लूटना चाहता था अपनी ताई को। इत्तेफाक से 11 जून को ही वो कत्ल के लिए अपनी ताई को लेकर घर से निकला था, लेकिन अब घर से किसी को हत्या करने के लिए लेकर जाएगा तो घर वाले तो देखेंगे। पोती ने देख लिया, इसके बाद गांव की 3 महिलाओं ने भी देख लिया। तब सूरज ने ये रियलाइज़ किया कि शायद अब अगर इसके आगे वो अपनी ताई को लेकर जाता है और कल को ताई की लाश मिलती है तो वो तो पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए उसने अपनी ताई को बीच सड़क पर ही उतार दिया था और ताई उससे कहा कि आप अमुक खेत तक चलिए, फलां खेत तक चलिए, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। इसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। कोल्ड ड्रिंक लेने जाने के पीछे का मकसद ही ये था कि अपनी बेगुनाही के लिए वो एक स्टोरी खड़ी कर सके। एलिबी कहते हैं उसे इंग्लिश में, एक एलिबी तैयार कर सके। तो वो उसी स्टोरी को खड़ी करने के लिए, एक कहानी बनाने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया और न सिर्फ लेने गया, बाकायदा कोल्ड ड्रिंक खरीदी, अपनी एक दोस्त के साथ कोल्ड ड्रिंक पी, दुकान वाले से बातचीत की। उसके बाद फिर वहाँ से वो नदारद हो गया। नदारद होने के बाद वो फिर से अपने टारगेट यानी मीना देवी अपनी ताई को मिला और सुनसान जगह पर ले जाकर पहले उनकी हत्या की और हत्या करने के बाद अपने साले विनोद को बुलाया और उसके साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगा दिया। एक सुनसान कुएं में ले जाकर लाश फेंक दी, पत्थरों से उसके शव को बांधा और फिर हत्या करके कड़े बड़े निकाल के अपने ताई की लाश कुएं में फेंक दी। मगर पुलिस की तफ्तीश में ये भेद खुल गया और भेद खुलने की सबसे बड़ी वजह ये बनी कि कुएं से लाश कितने दिन में ऊपर आती है, ये सर्च करना। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर और पुलिस के इस वर्क पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कातिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी आप प्लीज़ हो सके तो मेंशन कीजिएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक शख्स की हत्या एक भूत ने कर दी। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? भूत पिशाच का अस्तित्व जो है उस पर कानून कम से कम भरोसा नहीं करता, अंधविश्वास मानता है, फिर भूत किसी की हत्या कैसे कर सकता है? हमारा इरादा अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है, लेकिन जिसने भी ये हत्या की उसने ये बताया कि ये हत्या उसने नहीं बल्कि भूत ने की थी। उसने ये बात क्यों कहा और इसके पीछे क्या स्टोरी है? अगर आप ये मिस्ट्री जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में एपिसोड नंबर 577 सुप्रतीम से सुनिए में आप जाकर इस कहानी को सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को सुना है और कमेंट्स भी किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ। द इंस्टिंक्ट के नाम से एक आईडी है, द इंस्टिंक्ट प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन एडिक्शन मोस्ट ऑफ द गाइज सफरिंग फ्रॉम इट आफ्टर इट ऑल्टर ह्यूमन थिंकिंग। तो जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो नशे के आदी होते हैं उनको दिमागी बीमारी होती है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन भी जो है लोगों को बीमार बना रहा है मानसिक रूप से। अमित ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कातिल जो है वो सरासर झूठ बोल रहा है, वो लोगों को गुमराह करने के लिए भूत और जिन की कहानियाँ बता रहा है। इसके अलावा लाइफ ऑफ बीनू के नाम से आईडी है और इन्होंने लिखा है कि आई थिंक ही हैड डेवलप्ड स्किज़ोफ्रेनिया, एक मानसिक बीमारी है, उसका इन्होंने जिक्र किया है। महेंद्र मेहरा ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा सागर, उन्होंने कहा है कि सर वो बरेली से ही हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया है। मीताज किचन के नाम से एक आईडी है। नमस्कार सुप्रतिम जी, मैं गोवा से हूँ और आपकी रेगुलर लिसनर हूँ। दो मैंने कमेंट आज फर्स्ट टाइम किया है। आपके नरेशन का स्टाइल, आपकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है। आप जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़कर आप उन पे ऑफेंड ना होकर अपनी बात बताते हैं, ये अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे पहले भी कई बार मिला है। देखिए, नेगेटिव कमेंट्स ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा हर्ट तो करते हैं। अगर अगर अच्छी भाषा में लिखी गई बात हो ना तो मुझे अपनी कमियां सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो लैंग्वेज डेरोगेटरी हो तो तकलीफ देती है। बस इतनी सी बात है। अदरवाइज जैसा शमसर बार बार कहते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि क्राइम तक परिवार है तो फिर परिवार के लोग अगर कभी उल्टा पुल्टा भी बोल दें तो फिर नाराज़ होना तो बनता नहीं। बिंदिया भट्ट भाटिया ने भी कमेंट किया है और उन्होंने भी स्किज़ोफ्रेनिया की बात बताई है। ठाकुरियन के नाम से एक आईडी है, उनका कमेंट है ड्रग्स के से बर्बाद होने वाले लोग बहुत हैं, ऐसा उन्होंने कहा है।
इसके अलावा अशरफ यूसुफ खान का कमेंट है, टीना Q4G, रोशन कुमार विश्वकर्मा का कमेंट है, प्रदीप भामदू जी हैं, मोहम्मद अफजल हुसैन साहब हैं, विकास राउत हैं, जुनैद रज़ा, सिद्धार्थ दास और देवाशीष भट्टाचार्य ने भी कमेंट किया है। मैन फुमालिया के नाम से एक आईडी है, विजय कुमार जी का कमेंट है, पी के चंद्रा साहब हैं और योगा विथ विकास, उन्होंने कहा है कि मानसिक रोगी पर क्या टिप्पणी की जाए, युवाओं में सूखे नशे का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। और आमोद कुमार का भी कमेंट है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आप जानते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी मैं अपनी ये बात आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, एक बार फिर बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि अगस्त महीने में कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी पर रहूँगा, तो अगर बीच में मैं गैर हाजिर रहूँ तो प्लीज़ उसे अन्यथा न लीजिएगा और ये मत समझिएगा कि बिना बताए कहीं मैं चला गया। मैं वापस आने के बाद फिर से ये जो आप लोगों के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानियाँ लेकर आता हूँ, इसे रिज्यूम करूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।